नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज एक ऐसे वीडियो को लेके आई हूँ जो कि एकदम रीसेंट वर्क पे है। अभी अभी 11th को मैं आज ये 12th को रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल कल यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ सोशियोलॉजी का, और चूंकि अब हर चीज कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है घर लाने के लिए। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपके मेमोरीज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज मुझे लिख करके भेजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। और थोड़ा सा मेरी आदत है कि मैं डिटेल में सॉल्व करती हूँ, तो वही करी हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें से मैंने आज 8 या 10 क्वेश्चन को मैं लेकर के आई हूँ। और जरूरी नहीं कि आज ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो अब एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी के एग्जाम होने हैं, उसमें भी ये यूजफुल रहेगा। बाकी और जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो हर एंगल से, या हायर का या लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, पीजीटी के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस को विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आते चलेंगे मैं सॉल्व करके अपलोड करते चलूंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा पूरा लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इतने वीडियोस डालने पे भी चैनल जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो थोड़ा सा स्लो है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें यह है पहला, मतलब पहला दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं कह सकती, मैं ये कह सकती हूँ कि जितने क्वेश्चंस आए उनमें से ये क्वेश्चंस हैं। वो भी मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि ये टोटली मेमोरी बेस्ड है। मेरे जो स्टूडेंट्स ने मुझे लिख के दिया वही है, तो मैं दावा भी नहीं कर सकती 100% कि यही क्वेश्चन आए होंगे और इसी फॉर्मेट में आए होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ एसपीएसएस। तो एसपीएसएस का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर द सोशल साइंस। ये जब हम पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी के दौरान जब हम मेनली जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, हम फील्ड से डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसका हमें टैब्यूलेशन करना होता है और फिर एनालिसिस करना होता है। तो टैब्यूलेशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एसपीएसएस भी है, एक्सेल पे भी काम होता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे मेरी थीसिस जो हुई, जो मैंने पीएचडी किया था, वो एसपीएसएस पे ही किया था। तो एसपीएसएस का इस बार फुल फॉर्म पूछ दिया, तो है आंसर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस एंड इट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड बाय द रिसर्चर्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो जावा पे है, जावा पे काम होता है इसका। एक क्वेश्चन आया क्रिप्टो रिलीजन। इस पे मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ये नया टर्म शुरू होगा, क्रिप्टो करेंसीज तो हम सुनते हैं, उसी तरह का क्रिप्टो रिलीजन है। इसका मीनिंग आया था और असर्शन और रीजन में ये क्वेश्चन था। तो वो पूरा पूरा असर्शन, पूरा पूरा रीजन तो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भेजे, बस उन्होंने बोला कि क्रिप्टो रिलीजन पे क्वेश्चन था और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैंने बताया कि क्रिप्टो रिलीजन जो है ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस के नाम से भी, क्रिप्टो हिंदुज़म, क्रिप्टो सिख, क्रिप्टो बुद्धिज़्म, सब में ये प्रचलित है। तो क्रिप्टो रिलीजन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जिस रिलीजन के हम हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर से हमने दूसरा रिलीजन एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, पर हम छुपे छुपे इस अपने पुराने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको क्रिप्टो रिलीजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कभी हिंदू रही होंगी और फिर कॉलोनिज्म के दौर में मान लीजिए जबरदस्ती मुझे क्रिश्चियनिटी रिलीजन करवा दिया गया, तो अब तो मैं क्रिश्चियन रिलीजन की हो गई, बट मैं अंदर अंदर हिंदू रिलीजन के जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको फॉलो कर रही हूँ, तो ये कहलाता है क्रिप्टो रिलीजन। ठीक है, इसी तरह मैं क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को बेस बना के समझा रही हूँ कि क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी इज द सीक्रेट प्रैक्टिस ऑफ क्रिश्चियनिटी यूजुअली व्हाइल अटेम्प्टिंग टू कैमोफ्लेज आप जानते हैं, रंग बदलने वाली जो गिरगिटान होती है वो होती है। इट इज एन अनदर फेथ और ऑब्जर्विंग द रिचुअल्स ऑफ अनदर रिलीजन publicly in places and time periods when Christians were
persecuted or Christianity was overlord, instance of crypto Christians have surfaced. ठीक है, क्या बोला गया कि क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी क्या है, कि जब क्रिश्चियनिटी मूल रिलीजन है वो हम अंदर अंदर छुप छुपा के फॉलो कर रहे हैं और ऊपर से पब्लिकली हम किसी और अनदर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको क्रिप्टो रिलीजन कहते हैं। इसी तरह से क्रिप्टो हिंदुइज्म को भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्रिप्टो हिंदुइज्म इज द सीक्रेट एडहेरेंस टू हिंदुइज्म while publicly professing to be another faith. Practitioners are referred to as crypto Hindus. Crypto Hinduism was observed during a period of forced religious conversion in South Asia, as well as suspected against Hindus who were forcibly converted to the religion of the invaders or colonizers. Many crypto Hindus were asserted for practicing Hinduism after professing to have converted to Christianity. Some sentenced to death for being a crypto Hindu, such as in colonial Portuguese Goa. ठीक है, यही मैंने बताया कि ये कॉलोनिज्म के दौर में ऐसा बहुत हुआ, जबरदस्ती हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया, पर अंदर ही अंदर वो अपने हिंदू धर्म के अभ्यास को जारी रखे और इस वजह से उन्हें पता चलने पर कई बार मौत की सजा सुना दी गई, कई बार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये क्रिप्टो रिलीजन के एक एग्जाम्पल है। उसी तरह मैंने यहाँ पर इंडोनेशिया का एग्जाम्पल एक दिया है कि मैनी फॉलोअर्स ऑफ केजाविन syncretic traditions that contains animistic Buddhist, Hindu and Sufi traditions had officially identified as a followers of Islam on government issued ID cards prior to the recognition of the faith in 2018. तो इंडोनेशिया का भी मैंने केजवान के एग्जाम्पल्स को कोट किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है सिख रोल से। सिख रोल पे क्वेश्चन आया है, शायद क्वेश्चन ये आया है कि इसका कंसेप्ट किसने दिया। तो सिख रोल थ्योरी जो है वो टैलकट पार्सन्स ने दिया है। ठीक है, अब सिख रोल हमें समझना होगा कि सिख रोल क्या होता है, बीमार भूमिका क्या होती है। ठीक है, ये जो सिख रोल का कॉन्सेप्ट है इन्होंने अपने बुक द सोशल सिस्टम जो कि 1951 में आई उसमें इन्होंने ये दिया है और ये मेडिकल सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। सिख है तो मेडिकल सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। अब समझिए कि सिख रोल है क्या। सिख रोल इज अ कंसेप्ट दैट कंसर्न द सोशल aspect of becoming ill and the privilege and obligations that come within it. बीमार भूमिका एक अवधारणा जो बीमार होने के सामाजिक पहलुओं और इसके साथ आने वाले विशेषाधिकारों और दायित्वों से संबंधित है। कि मान लीजिए कि व्यक्ति जब बीमार हो रहा है तो उस बीमारी से जुड़े क्या क्या सामाजिक पहलू हैं, उसके साथ क्या क्या विशेषाधिकार आते हैं और उस बीमार व्यक्ति के क्या क्या दायित्व हैं, ये सारी चीज सिख रोल बताती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से, ये मैंने रावत की डिक्शनरी से चीज़ों को लिया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से रुग्णता मतलब जो बीमारी है को सामाजिक विचलन के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट भूमिका को अदा कर रहा होता है। ठीक है, अगर बीमार व्यक्ति है तो वो स्पेशल रोल को प्ले कर रहा होता है। शरीर में गड़बड़ी उत्पन्न होने के कारण उस व्यक्ति को यह भूमिका अदा करनी पड़ती है। रोगी की भूमिका की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। 4 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिख रोल में। पहला क्या है कि रोगी को रोजमर्रा के सामान्य सामाजिक दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है, कि जो रोज रोज की जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उससे उनकी मुक्ति हो जाती है। पहली विशेषता होती है रोगी की भूमिका की। दूसरी होती है रोगी पर यह दोषारोपण नहीं किया जाता है कि वह बीमार है। ठीक है, उसके ऊपर ये बिल्कुल दोषारोपण नहीं किया जाता है कि वह बीमार है। तीसरा है कि चूंकि रुग्णता को सामाजिक रूप में अच्छा नहीं माना जाता है, अतः उससे यह आशा की जाती है कि वह स्वस्थ होने के लिए किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की सहायता ले। ठीक है, समझ में आया।
रोगी से यह आशा की जाती है कि वह विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह तथा निषेधों का पालन करे और उसके साथ सहयोग करे। ये 4 सिक रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप ये जानिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस बार सिक रोल पूछ दिया गया कि किसने दिया। हो सकता है कि अगली बार ये 4 प्रमुख विशेषताएं ही पूछ दी जाएं। आगे एक क्वेश्चन आया द गिफ्ट, ठीक है। ये गिफ्ट आया, शायद जो क्वेश्चन आया है वो आया कि द गिफ्ट बुक किसकी है। तो बहुत सारे हम लोग बहुत दिनों से इसको पढ़ते हैं और बहुत पसंदीदा टॉपिक ये है। ये द गिफ्ट इस बुक का कंप्लीट नेम है फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज इन आर्किएक सोसाइटी, ठीक है। मार्शल मॉस ने इस किताब को लिखा है और ये फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में मेलानोवस्की को भी पढ़ाया है, रेडक्लिफ ब्राउन को भी पढ़ाया है। मार्शल मॉस के भी द गिफ्ट जो किताब है उसमें ना द गिफ्ट थ्योरी जो उन्होंने दिया उसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पर। बेसिकली इनका वर्क जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी पे है और हम लोगों ने इवोल्यूशनरी सोशल सिस्टम को देखा है कि इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है, कि पहले प्रिमिटिव सोसाइटी आता है, फिर एग्रेरियन सोसाइटी है, फिर इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, कैपिटलिस्ट, ये सब तरह के ऐसे 1 बाय 1 सोसाइटीज आते हैं। तो बेसिकली इन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटी पे वर्क किया है अपने इस किताब में। एंड मॉस emphasizes that exchanging gifts result from the will of attaching people, मतलब उपहारों का आदान प्रदान अन्य लोगों को जोड़ने की इच्छा से हुआ। सॉरी, इस समय खांसी बहुत है मुझे। तो जो गिफ्ट की शुरुआत हुई वो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश किया गया। और देखिए ये वॉलेंट्री तो है, ये साथ में ऑब्लिगेटरी भी है, ये जरूर याद रखिएगा। मतलब गिफ्ट जो है वो वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, देना है तो दीजिए, नहीं तो ये ऑब्लिगेटरी भी है, दायित्व भी है कि अगर हमें गिफ्ट मिला तो हमें उसे लौटाना भी तो है ना। आज के भी संदर्भ में देखा जाए तो गिफ्ट का ही यही थ्योरी है। आप शादी वादी में देखिए जा करके तो लिखते हैं बकायदे रजिस्टर पे कि किन लोगों ने क्या दिया, किन लोगों ने क्या दिया, और जब उनके घर हमें न्योता करने जाना होता है तो उस रजिस्टर को ओपन किया जाता है और देखा जाता है कि उन्होंने क्या दिया, फिर उसी के अनुपात में इक्वेशंस में हम उस चीज को वापस करते हैं। तो बेसिकली यही है गिफ्ट का मेन कि ये ऑब्लिगेटरी है और साथ में वॉलेंट्री दोनों है, ठीक है। और ये एक कंपैरेटिव स्टडी किए उन्होंने, एथनोग्राफिक स्टडी किया। उन्होंने एथनोग्राफिक, आप स्टडीज जानते हैं कि अलग अलग कल्चर को, अलग अलग ट्राइब्स को उठा करके, अलग अलग ग्रुप्स को उठा करके उन्होंने स्टडी किया कि हर ग्रुप्स में, हर कल्चर में, हर ट्राइब में किस तरह का एक्सचेंज सिस्टम है, गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम। और तो इसीलिए हम इसको एथनोग्राफिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी से जोड़ते हैं। एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या चीज़ें पता करने की कोशिश की, मतलब ये जो बुक है द गिफ्ट, उसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ों में काम किया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्हाट इज एक्चुअली अ गिफ्ट, गिफ्ट एक्चुअली में है क्या, ठीक है, गिफ्ट है क्या। दूसरा चीज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट का पर्पस क्या है। एंड तीसरी चीज उन्होंने बताया कि फंक्शन ऑफ गिफ्ट इनटू द सोसाइटी, इस समाज में गिफ्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ गिफ्ट। पूरी किताब में ये है। अभी मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, फिर भी कुछ डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप कहेंगे तो मार्शल मॉस पे एक अलग से पूरा वीडियो भी है। इट एक्सप्लोर द इकोनॉमीज ऑफ प्री कैपिटलिस्ट कल्चर, पीपल फ्रॉम द मेलानेशिया, पॉलिनेशिया एंड द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। इस पे इन्होंने पूरी स्टडी की है, मेलानेशिया के, पॉलिनेशिया के, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट सोसाइटी पे, और वहाँ जाकर के इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की। फिर है द बुक इज डिवाइडेड इन 4 चैप्टर्स विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये किताब जो है वो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला बताया है द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट एंड द ऑब्लिगेशन टू रेसिप्रोकेट। दूसरी चीज बताई है द एक्सटेंशन ऑफ दिस सिस्टम। थर्ड बताया सर्वाइवल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन एंशियंट सिस्टम ऑफ लॉ एंड एंशियंट इकोनॉमीज। और चौथा बताया कंक्लूजन, ठीक है। अब ये इसमें ये भी बात करते हैं कि वाई डू वी गिफ्ट, हम गिफ्ट क्यों करते हैं।
अब इसका सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले तो बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में ये एक आइडियल बॉन्ड बना देता है, एक आदर्श बंधन बना देता है जब गिफ्ट का आदान प्रदान चलता है। और दूसरा ऑप्टिमल बिहेवियर, जो इष्टतम व्यवहार है, जो समाज के व्यक्ति होने के नाते जो हम व्यवहार प्रणाली को अपनाते हैं, उसमें ये एक बेस्ट व्यवहार प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। आगे चल के इन्होंने बताया कि गिफ्ट्स आर एक्सचेंज टू सेटिस्फाई 3 ऑब्लिगेशंस। पहले इन्होंने बताया कि गिफ्ट इज अ वॉलेंट्री सिस्टम बट इट इज ऑल्सो अ ऑब्लिगेटरी सिस्टम, मतलब हम जिम्मेदारी भी, हमारे दायित्व भी हैं। क्या क्या दायित्व है? ऑब्लिगेशन टू गिव, मतलब देने का दायित्व है, गिफ्ट को देने का दायित्व है हमें समाज में, गिफ्ट को लेने का दायित्व है और गिफ्ट को चुकाने का भी दायित्व है। ये 3 तरह के ऑब्लिगेशंस की भी इन्होंने बात की है। ओके, ये था पूरा मार्शल मॉस का। अब आगे हम चलते हैं कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम वेबलिन गुड कहते हैं। ठीक है, आपने वेबलिन का नाम सुना है, जिन्होंने लेजर्स क्लास थ्योरी पे काम किया था। उन्होंने कॉन्स्पीशियस कंजम्पशंस भी इसका भी कंसेप्ट दिया है। Conspicuous consumption मतलब the theory of Lazar's class inspired economists to use the concept of Veblen good when discussing purchasing pattern। ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम से है, पर सोशियोलॉजी में भी हम इसको पढ़ते हैं कि जब भी हम परचेजिंग पैटर्न को समझेंगे तो 2-3 फॉर्मूला होता है, उसी से हम जो समझने की कोशिश करते हैं। उसमें एक वेबलिन गुड भी होता है। देखिए, अदर इकोनॉमिक मॉडल के अनुसार, और भी जो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, मान लीजिए कि ये एक कप है छोटा सा, इसकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? एक जनरल इकोनॉमिक जो मॉडल्स होते हैं उसके अनुसार आप सोचिए, तो क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो नेचुरल है कि डिमांड विल फॉल, डिमांड घट जाएगा। भाई अगर ये आज 10 रुपए का मिल रहा है और कल ये 500 का मिलने लगेगा तो नेचुरल है ना कि डिमांड क्या होगा? गिर जाएगा। ठीक है, सही है। जैसे कि अगर मिल्क का प्राइस हम बढ़ाते जाए तो कंज्यूमर कम मिल्क खरीदेंगे। भाई 4 बार की जगह 2 ही बार चाय बनेंगे, बच्चों को 4 बार दूध देने की जगह 2 ही बार दूध दिए जाएंगे। बट वेबलिन गुड क्या कहता है, कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन क्या कहता है, जिसको हम वेबलिन गुड भी कहते हैं, ये बोलता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंक्रीजेस इन डिमांड द प्राइस इंक्रीजेस। अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने डायमंड के केस में बताया। ठीक है, डायमंड के केस में क्या होता है कि अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वेबलिन गुड इज डायमंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट डायमंड हैव नो प्रैक्टिकल फंक्शंस। हमें पता है कि डायमंड का कोई प्रैक्टिकल फंक्शंस नहीं है। कंज्यूमर डिजायर डायमंड्स, पर कंज्यूमर फिर भी डायमंड को चाहते हैं और उसी चाहने की वजह से उसका प्राइस जो है वो बढ़ते जाता है और उसका सोसाइटी में जो स्टेटस है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो वेबलिन गुड्स गेट्स मोर पॉपुलर एज द प्राइस इंक्रीजेस प्रीशियसली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्राइस। समझ में आ गया? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसी को मैंने हिंदी में यहाँ लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 डायमेंशंस ऑफ पावर की बात कौन करता है? ठीक है, 3 डायमेंशंस ऑफ पावर स्टीवन माइकल ल्यूक्स का है ये। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम स्टीवन माइकल ल्यूक्स को पढ़ते हैं। ये ब्रिटिश पॉलिटिकल और सोशल थ्योरिस्ट थे। इसमें क्या है, इन्होंने 3 डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है, इनकी बुक है पावर अ रेडिकल व्यू। ठीक है, पावर अ रेडिकल व्यू। उन्होंने इसमें 3 पावर्स बताए हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर और आइडियोलॉजिकल पावर। मैं बस इस वीडियो में भी इतना ही बता रही हूँ, उसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ। एक क्वेश्चन आया है जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ oligarchical rule in which an
entity is ruled by leaders who are significantly older than most of the population. मतलब जितनी भी किसी राज्य की जनसंख्या है उसमें जो सबसे एल्डेस्ट रहेगा, जो सबसे ओल्डर रहेगा, वही रूल करेगा. ऐसे सिस्टम को जेरेंटोक्रेसी कहा जाता है. एक सिंपल वर्ड में बताया जाए तो जेरेंटोक्रेसी इज अ सोसाइटी. जेरेंटोक्रेसी एक ऐसा समाज है वेयर लीडरशिप इज रिजर्व फॉर एल्डर्स. जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो एल्डर्स के पास ही रिजर्व होती है. जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन लड़के आए ही आए. ठीक है. एक क्वेश्चन और पूछा गया है, फेमिनाइजेशन ऑफ द लेबर. ठीक है, फेमिनाइजेशन of the labor. Feminization of the labor force refers to the rapid and substantial increase in the portion of women in paid employment over the last 2 decades. पिछले 2 decades में, मतलब पिछले 20 सालों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लेबर सेक्टर में रोल जो विमेन है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है, उनका पोर्शन बढ़ते जा रहा है पेड एम्प्लॉयमेंट में. तो इस प्रोसेस को फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर कहते हैं. तो मैं आज ये कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आई थी. अगले वीडियो में और क्वेश्चंस को, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.